हेलो गुड मॉर्निंग सभी को भाई, सबको राधे राधे राम राम। चलो भाई, टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग लेट हो चुके हैं, तो फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास। वापस से हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आ जाओ भाई सभी लोग। चलिए, वॉइस वगैरह सब क्लियर है, हमने चेक कर लिया है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया लास्ट क्लास में। आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और इस चैप्टर का नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम कुछ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके एप्लीकेशंस भी जानेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है, और ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स आपका आपस में वर्क करते हैं, और क्या OTP है, क्या UPI है, क्या QR कोड होता है। इन सब के बारे में आज की क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक बार जितने लोग भी लाइव हैं कमेंट बॉक्स में सब कुछ क्लियर है, अगर वॉइस वगैरह तो थम्स अप कर दीजिए भाई, और फटाफट स्टार्ट करते हैं। फातिमा जी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। मानवी जी को, फातिमा जी को, सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होता क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या हैं, ऐप्स होते हैं या प्लेटफॉर्म्स होते हैं या फिर कुछ सर्विसेज होती हैं जो सिंप्लीफाई करती हैं, डिजिटाइज करती हैं मनी मैनेजमेंट को। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स, कुछ ऐसे सर्विसेज या कुछ ऐसे ऐप्स जिनका आप इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो उन्हीं को बोला जाता है भाई डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। क्लियर है? हिंदी वाले भी समझ सकते हैं भाई, डिजिटल वित्तीय उपकरण ऐसे ऐप्स या प्लेटफॉर्म या सेवाएं होती हैं जो धन प्रबंधन को सरल और डिजिटल बनाती हैं। इसी को बोला जाता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि ऑलरेडी आप सबने तो थंबनेल में देख ही रखा है। UPI ऐप्स लाइक फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, ये सारे आपके UPI बेस्ड ऐप्स होते हैं या प्लेटफॉर्म्स होते हैं। कुछ बैंकिंग वाले आपके ऐप्स होते हैं, जैसे आपका SBI यूनो जो कि SBI बैंक का होता है। HDFC मोबाइल ऐप्स आपका HDFC बैंक का हो गया, जैसे बॉब वर्ल्ड हो गया आपका बड़ौदा बैंक का, है ना। कुछ आपके वैलेट्स होते हैं, वैलेट्स जिनको बोला जाता है, जैसे आपका पेटीएम का वैलेट्स हो गया, मूवी क्विक हो गया, अमेज़ॉन का वैलेट हो गया, फ़ोनपे का वैलेट हो गया। तो इनका भी इस्तेमाल करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। कुछ आपके इन्वेस्टमेंट ऐप्स होते हैं, जैसे आपका ग्रो ऐप हो गया, जीरोथा हो गया, है ना, जो निवेश वाले ऐप्स होते हैं। कुछ बजट एंड एक्सपेंस ट्रैकर वाले भी होते हैं, जैसे आपका वॉलनट हो गया, मनी व्यू हो गया। तो ये सारे के सारे आपके डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट एक एक करके आप देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो आपके चैप्टर में टॉपिक है OTP, कि OTP होता क्या है। OTP के बारे में जान लेते हैं भाई। तो OTP आप लोगों ने नाम तो सुन रखा होगा पहले भी। बैंक्स OTP आता है, आधार से वेरिफिकेशन आता है OTP आता है, किसी प्लेटफॉर्म पे आप लॉगिन करते हैं तो भी OTP आता है। तो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग जो OTPs आते हैं उनकी जो लिमिटेशन होती है, टाइम लिमिटेशन, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भाई बैंक से रिलेटेड OTP की। अब OTP की अगर फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। एक ऐसा कोड, एक ऐसा पासवर्ड जो एक समय ही यूज़ हो पाएगा। अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया है तो दोबारा वो किसी काम का नहीं रह जाता है। ठीक है, तो OTP इज़ अ यूनिक 6 डिजिट कोड सेंड टू योर मोबाइल ईमेल फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो जिस समय पे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन भुगतान कर रहे होते हैं, उस समय पे आपके मोबाइल नंबर पे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, जो बैंक से रजिस्टर्ड होता है, या फिर जो आपका ईमेल आईडी होता है, उस पर आपको एक 6 डिजिट का कोड भेजा जाता है। उस कोड को भेजने के बाद उसको एक्सेस किया जाता है, आप प्रोवाइड करते हैं, तभी जाकर के आप एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर पाते हैं अच्छे तरीके से। और ये सारा चीज़ इसलिए होता है जिससे कि ये पता चल पाए कि भाई सही व्यक्ति ही ट्रांजेक्शन कर रहा है। क्लियर है?
और इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि अगर आपके बैंक से कोई ओटीपी आती तो आप उसको दूसरों के साथ शेयर ना करें, कि अगर आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से पहले पैसे कट जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं ओटीपी एक 6 अंकों का यूनिक कोड होता है जो ऑनलाइन लेन देन के दौरान आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए मोबाइल या ईमेल पर भेजा जाता है। तो यही चीज़ आपको हमने बता दिया ऑलरेडी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेती है इस ओटीपी से रिलेटेड। तो ओटीपी सामान्यतः कितने डिजिट का कोड होता है? भाई तो 6 डिजिट के होते हैं। अब आपको लगे सर 6 डिजिट के थोड़ी ना, कई सारे ओटीपी तो हमारे पास 4 डिजिट के आते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया कि हम किस सेक्टर की बात करें, यहाँ पे बैंक से रिलेटेड। तो जो आपके बैंक वाले ओटीपी होते हैं वो 6 डिजिट के होते हैं सामान्यतः। ठीक है, तो ये बैंक वाले ओटीपी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सामान्यतः 6 अंकों का ये आपका कोड होता है। अगर इसकी टाइम वैलिडिटी की हम बात करते हैं कितने देर तक ये वैलिड रहता है, तो भाई आपका ये 10 मिनट्स के लिए वैलिड होता है। 10 मिनट के बाद ये आपका कोड जो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब वैध नहीं रहेगा, 10 मिनट तक ही वैध रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कितनी बार आप अगर गलत ओटीपी डालते हैं तो कितनी बार री इंटर कर सकते हैं एक सही ओटीपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 बार गलत ओटीपी डालते हैं तो आपका ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उस समय आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो 3 बार गलत ओटीपी डालने पर कार्ड ऑनलाइन पेमेंट के लिए ब्लॉक हो सकता है। क्योंकि भाई अगर आप बार बार गलत ओटीपी एंटर कर रहे हैं तो इससे बैंक को ये लगता है कि भाई शायद हो सकता है कोई गलत व्यक्ति आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो इस वजह से वो कार्ड को ब्लॉक कर देता है कुछ समय के लिए, बाद में वो अनब्लॉक भी हो जाता है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि कितनी बार आप रीसेंड करने का वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल सकता है भैया। तो आप जो है 5 टाइम्स रीसेंड कर सकते हैं ओटीपी को। मान लीजिए आपने एक बार ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए सेंड किया बट ओटीपी किसी कारणवश नहीं आया, या आया आपने वहाँ पे वेरीफाई किया कुछ एरर हो गया, तो ऐसे आप 5 टाइम्स कर सकते हैं इस चीज़ को, मतलब रीसेंड करके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ओटीपी को अधिकतम 5 बार तक फिर से मंगवाया जा सकता है, और ये टाइम लिमिट अगर आप क्रॉस करते हैं तो फिर कुछ टाइम के बाद ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएंगी। अगला पॉइंट आपका है ओटीपी सिक्योर्स अकाउंट्स लाइक गूगल, चाहे आपका गूगल अकाउंट हो, चाहे नेट बैंकिंग अकाउंट हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, इन सभी तरह के अकाउंट्स को ये जो आपका ओटीपी होता है ये सुरक्षित बनाता है। ठीक है ना, सुरक्षित रखता है। फिर अगला पॉइंट है हेल्प्स इन अवॉइडिंग स्पैम और फ्रॉड। ये स्पैम और धोखाधड़ी से बचाव करता है हमारा, कि भाई एक तरह से ये एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी होती है। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, यूज फॉर इनेबलिंग डबल सिक्योरिटी, जिसको 2FA बोला जाता है। 2FA का फुल फॉर्म होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस 2FA का फुल फॉर्म होता है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का फुल फॉर्म होता है। जिसको नहीं पता वो नोट डाउन कर लेगा भाई। अब ये होता क्या है, एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो जो ओटीपी की वजह से हो पाता है। अगला पॉइंट आपका है ओटीपी इज़ कम्प्लीटली फ्री, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। आप जब ओटीपी भेजते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ऐसा नहीं होता कि भाई पर ओटीपी आपको 5 रुपीज़ पैसे कटेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम ओटीपी वाला एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी क्यों ही लगाते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री होता है। बस होना ये चाहिए कि आप जिस भी कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हैं उसमें रिचार्ज होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर रिचार्ज नहीं होगा तो ये सर्विस आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका सर्विस प्रोवाइडर्स के भी रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं कि बिना रिचार्ज के आप ओटीपी वगैरह नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि आप पहले बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे। और आपको पता होगा कि जब रिक्वेस्ट करना होगा तो मतलब मैसेज भेजना होता है, और मैसेज भेजने के लिए हमारे सिम में रिचार्ज का होना ज़रूरी है। इसलिए कई बार होता है कि आपको ओटीपी रिसीव तो हो जाता है, लेकिन बट बैंक वाली जब ओटीपी की बात आती है तो वहाँ पे ओटीपी नहीं आता है, क्योंकि पहले बैंक को रिक्वेस्ट जाता है हमारे नंबर से। ठीक है, तो एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी रिसीव्ड फॉर गूगल लॉगिन। अगर आप गूगल पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक ओटीपी रिसीव होता है कुछ इस तरह से, जो कि आपके नंबर्स होते हैं 35486। क्लियर है, तो ये ओटीपी का एक एग्जांपल था। तो उम्मीद करता हूँ भैया ओटीपी सबको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, क्यूआर कोड। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यू फॉर क्विक, आर फॉर रिस्पॉन्स, कोड तो कोड होता है। एक ऐसा
कोड या फिर एक ऐसा इमेज जिसको आप स्कैन करने के बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग देखते होंगे, शॉपिंग करने जाते हैं या फिर किसी चीज़ को ख़रीदने कहीं पे भी जाते हैं तो आप आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति के पास एक स्कैनर रखा होता है। आप उस स्कैनर को स्कैन करते हैं, है ना, कुछ एक ऐसा आपका होता है क्यूआर कोड ऐसा कुछ बना रहता है, चाव माव चिल्ली बिल्ली, है ना। इसको आप स्कैन करते हैं, स्कैन करते ही आप वहाँ पे पेमेंट इनिशिएट कर पाते हैं। तो भैया ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा, ना तो आपको वहाँ पे बैंक अकाउंट डालने से मतलब होता है, ना तो अकाउंट होल्डर का नाम डालने का होता है, ना तो ही आपको वहाँ पे IFSC डालना होता है। सिर्फ और सिर्फ आप स्कैन करते हैं और डायरेक्ट पेमेंट कर पाते हैं। ये पॉसिबल हो पा रहा है इस QR की वजह से। और इस QR कोड को किसने जनरेट किया या कहाँ की कंपनी ने जनरेट किया, कंपनी का नाम अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है कि किस कंपनी ने QR कोड को जनरेट किया फर्स्ट टाइम। चलो मैं आप लोग को थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ भाई, जापान की कंपनी है, अगर आप लोग को कुछ याद आ रहा हो तो। तब तक यहाँ पे हम देख लेते हैं QR कोड है क्या। तो a QR code is a 2D barcode that stores data and is scanned using मोबाइल कैमरा और स्कैनर। देखो भाई, ये जो आपका QR कोड होता है वो तो 2D बारकोड होता है जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है अपने आप में, और इस डेटा को रीड करने के लिए या तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा का इस्तेमाल करना होता है, उसके थ्रू हम स्कैन कर पाते हैं, या फिर QR कोड रीडर डिवाइसेस आते हैं उनसे हमें इसको स्कैन करना पड़ता है। QR कोड एक 2D बारकोड होता है जो जानकारी को स्टोर करता है और मोबाइल कैमरा या स्कैनर से स्कैन किया जाता है। इन हिंदी भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आंसर आया है रॉयल प्रयागी जी का, जिन्होंने बताया कि मासाहिरो हारा। चलो भाई, आपने बताया मासाहिरो हारा। अब यहीं पे मैं आपको जवाब दे देता हूँ। कंपनी का नाम है डेंजोवेओ। क्या नाम है? डेंजोवेओ। ये आपको डेंजोवेओ नाम की एक कंपनी है, जो कंपनी जापान की है, और इस कंपनी के फाउंडर हैं मासाहिरो हारा, है ना। जो आपने जवाब दिया है मासाहिरो हारा, ये कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ भाई क्लियर हो गया होगा। जिनको पता था अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था उनको अब पता चल गया होगा। अब आगे आइए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस QR से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आ चुका है। सबसे पहला पॉइंट है इन्वेंटेड बाय मासाहिरो हारा। किसके द्वारा इसको बनाया गया था? मासाहिरो हारा। और कौन सी कंपनी थी वो? डेंजोवेओ नामक कंपनी थी। कब? 1994 में। तो इसे 1994 में मासाहिरो हारा ने बनाया था। किसे? QR कोड को, ठीक है। हाँ जी, मारिया जी का भी आंसर आया डेंजो कंपनी। रॉयल प्रयागी जी ने भी बताया डेंजो कंपनी, गुड, करेक्ट। आगे बात कर लेते हैं भैया कि एक QR कोड के अंदर कितना इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। तो 7089 न्यूमेरिक कैरेक्टर ये स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो कैन होल्ड 4296 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अब देखो, दो चीज़ें यहाँ पे आई। एक आपका न्यूमेरिक कैरेक्टर, हो सकता है कुछ लोगों को दुख दर्द हुआ हो कि सर ये न्यूमेरिक कैरेक्टर और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर में क्या अंतर है। तो न्यूमेरिक का मतलब सिंपल सा होता है नंबर वाले कैरेक्टर्स, और अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है, यहाँ पे देखो दो चीज़ों से ये मिलकर के बना है। एक अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक मतलब कि डिजिट्स। तो ये क्या करता है? डिजिट और अल्फ़ाबेट्स दोनों को स्टोर करके रखता है। यही आपका होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। डिजिट के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी ये स्टोर करता है, मतलब टेक्स्ट को भी स्टोर करके रखता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब कि ऐसे कैरेक्टर जो नंबर और डिजिट दोनों को नंबर और टेक्स्ट दोनों को आपस में स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे कितने कैरेक्टर हैं? 4296। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। वर्क्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो आपका चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली, दोनों तरीके से ये काम करता है। इसका मतलब यही है कि अगर आप चाहे तो QR कोड को वर्टिकली स्कैन कर लीजिए या फिर हॉरिजॉन्टली रख करके स्कैन कर लीजिए तो भी स्कैन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेस स्पेस नीडेड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, इस QR के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कम से कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डेटा स्टोर करने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। कैन बी स्कैन इवन व्हेन डर्टी और डैमेज,
तो क्यूआर कोड को आप तब पर भी स्कैन कर सकते हैं, भले वो क्या हो, डर्टी हो गया हो, गंदा हो गया हो या फटा हो, बस उसके पार्ट्स होने चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल की अगर बात कर लिया जाए तो अगर आपने कभी मोमोज़ खाने के लिए या फिर टिकिया चाट खाने के लिए, फुल्की खाने के लिए कभी ठेले वालों के पास गए होंगे, पक्का गए होंगे। हाँ, वहाँ पे जब खाने के बाद आप स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट करने जाते हैं तो उनका स्कैनर आपने देखा होगा कि एकदम सा तेल मिट्टी की वजह से वो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है ना, करिया हो जाता है। वो कितना भी करिया क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसको स्कैन करते हैं तो वो तुरंत की तुरंत स्कैन हो जाता है। और कई लोगों का तो स्कैनर आपने देखा होगा थोड़ा सा फटा भी होता है, फिर भी वो स्कैन हो जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है कि भैया वो स्कैन हो सकता है। बूझ गए? हाँ जी, रउआ लोग बूझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सब भैया बूझ गए हैं तो फिर जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भाई इसको आप जो है 360 डिग्री में से कैसे भी स्कैन कर सकते हैं। सामने से कर लीजिए, तिरछा खड़े होकर कर लीजिए, बस स्कैनर दिखना चाहिए। इसे किसी भी दिशा से स्कैन किया जा सकता है ना। एग्जाम्पल UPI QR कोड एट अ टी स्टॉल फॉर पेमेंट वाया फ़ोन पे। इसी चीज़ को मैंने बताया कि आपको एक ठेले वाले के एग्जाम्पल लेके बताया था। यहाँ पे टी स्टॉल की बात की जा रही है। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी से फटाफट मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने अभी 2 टॉपिक कवर किया है, OTP और आपका QR कोड के बारे में। अगला टॉपिक हमारा है IFSC। ये आपका वही IFSC है, जब आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर आप NEFT करते हैं तो भी आपको इस IFSC की ज़रूरत पड़ती है। RTGS से पेमेंट करते हैं तो भी आपको इस IFSC की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो भैया इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो कि भारत में पैसों की लेन देन के टाइम पे यूज़ में आता है। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लियर है भाई? रॉयल प्रयागी को क्लियर है, चंदन जी को भी क्लियर है, मारिया जी को भी क्लियर है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। तो अ यूनिक 11 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड टू आइडेंटिफाई बैंक ब्रांचेस फॉर NEFT, RTGS या फिर आपका IMPS हो गया। जिस समय पे आप NEFT कर रहे होते हैं, RTGS कर रहे होते हैं या फिर IMPS कर रहे होते हैं, उस समय पे बैंक के ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? बैंक के ब्रांच, मतलब बैंक के शाखा को पहचानने के लिए आपका ये 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, यही वर्क करता है। इसी की वजह से पता चलता है कि पार्टिकुलर बैंक अकाउंट किस ब्रांच में है। ठीक है, देखो अगर आपका एक ही बैंक है, एक ही बैंक के अगर आपके दो अलग अलग ब्रांचेस में अगर अकाउंट हैं तो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें सेम होती है, लास्ट का कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो क्या चीज़ें लास्ट की अलग होती हैं और क्या चीज़ें सेम रहती हैं, आगे इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका सेम ब्रांच में 2 लोगों का अकाउंट है तो वहाँ आपका IFSC सेम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया भाई भारत के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप IFSC का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भारत से बाहर किसी विदेश में किसी के अकाउंट में अगर पैसा भेजना हुआ तो उस समय पे कौन सा सिस्टम काम करता है, देखते हैं किसको पता है। कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए विथ फुल फॉर्म। जिससे आपका IFSC होता है, ये भारत के अंदर काम करता है। वैसे कोई एक सिस्टम है जो कि भारत से बाहर मतलब विदेशों में भी काम करता है, जब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करते हैं उस समय पे। तो वो कौन सा सिस्टम है, उसका क्या नाम है, और अब मैं हिंट आपको दे दे रहा हूँ, उसका कुछ फुल फॉर्म भी होगा। तो ये सारी चीज़ें देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है, तब तक हम लोग IFSC के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके अगर हम फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं भैया, तो देखो इसकी फॉर्मेटिंग एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आपका एक SBI का IFSC कोड लिखा हुआ है SBIN 0001234, ये मान लीजिए एक आपका IFSC कोड है। तो यहाँ पे जो आपके स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स हैं ये बैंक को बताते हैं कि भैया आपका अकाउंट किस बैंक में है, और लास्ट के जो आपके बाकी के 6 कैरेक्टर होते हैं ये ब्रांच के कोड होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांच कोड।
तो ये ब्रांच को बताते हैं और ये आपको बैंक को बताते हैं। चलो कुछ ज़्यादा ही हौच पौच हो गया है, तो इतना समझ में आया। ये आपके बैंक को बताएंगे भाई, स्टार्टिंग के जो आपके 4 कैरेक्टर्स होते हैं बैंक को डिनोट करेंगे। अब एक कैरेक्टर आपका बच रहा होगा ज़ीरो, 5वां कैरेक्टर जो है, तो 5वां कैरेक्टर आपका ज़ीरो है, इस समय पे ये अभी तक न्यूट्रल है। क्लियर है? तो आइए जान लेते हैं एक एक चीज़ के बारे में। तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर क्या बताते हैं? बैंक के नाम को बताते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं SBI। इसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़ेगा। आप देखिए इसको, और आपका भी जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक के अगर पासबुक को आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे आपने देख लिया स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स जो हैं बैंक के नाम को बताते हैं। 5वां कैरेक्टर आपका ज़ीरो होता है जो कि अभी तक आपका न्यूट्रल है, इन फ्यूचर शायद हो सकता है इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो जाए। लास्ट के 6 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ब्रांच के कोड होते हैं, जिसकी वजह से ब्रांच को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है? तो देखो जब सेम सेम बैंक में अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय पे ये चीज़ नहीं लागू होता है, बट जब आप अदर बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब सेम ब्रांच में अगर आप सेम बैंक में अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक को तो पता है ना कि उसका कहाँ कहाँ पे ब्रांच है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पार्टिकुलर बैंक को नहीं पता होता है कि उसका कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस होंगे। तो इसलिए उस समय पे कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए ये इस IFSC की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुके हैं भाई, तो रॉयल प्रयागी जी ने आंसर दिया है, मारिया जी ने दिया है और चंदन सोनी जी ने भी दिया है। हाँ जी, तो मारिया फातिमा जी का आंसर सही है, स्विफ्ट नामक सिस्टम उस समय पे वर्क करता है। ठीक है? अब स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो भाई उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी IFSC के बारे में। अब देखो यहाँ पे अगर आपका सेम बैंक है तो वहाँ पे ये तो आपका स्टार्टिंग का 4 कैरेक्टर सेम रहने वाला है, 5वां कैरेक्टर ज़ीरो है तो ये भी आपका सेम रहने वाला है। बदलेगा तो सिर्फ ब्रांच का कोड बदलेगा, और अगर आपका बैंक ही अलग है तो ये पूरा का पूरा बदल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये था भाई IFSC के बारे में। और जो आप लोगों को आंसर आया भाई स्विफ्ट आपका एक ऐसा सिस्टम है जब हम इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस समय पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखो स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है ना? तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, सबसे पहले कौन बताता है? स्विफ्ट का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। अगला टॉपिक आपका है NPCI के बारे में। NPCI क्या होता है? तो भाई NPCI आपकी एक संस्थान है जो कि भारत के अंदर या हमारे देश के अंदर रिटेल पेमेंट को फोकस करती है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपने छतरी देखा होगा, छतरी मतलब छाता देखा होगा, कुछ ऐसा होता है ना? थोड़ी सी मेरी आर्ट तो देखो भाई उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ बनाने का। कुछ ऐसा ही आपका छतरी होती है, और इस छतरी में क्या होता है? देखो इस छतरी के अंदर एक इंसान होता है, मान लो ये रहा रामलाल पोगो, है ना? देखो रामलाल पोगो ने छतरी ओढ़ रखी है भाई, पकड़ रखा है इन्होंने। अब देखो इस छतरी के अंदर इंसान रहता है। वैसे ही इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलने का रीज़न ये है क्योंकि इस बड़ी संस्थान के अंडर में कई सारी छोटी छोटी कंपनियां, छोटी छोटी संस्थानें हैं जो कि रिटेल पेमेंट के लिए काम कर रही होती हैं, और उन सभी छोटी छोटी कंपनियां, संस्थानों को ये NPCI जो है मैनेज कर रहा होता, कंट्रोल कर रहा होता है। समझ में आया? तो इसी वजह से इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। मेरी आर्ट देखो भाई थोड़ी सी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने समझाने की कोशिश किया है। मेरी आर्ट पे आप लोग हंसना नहीं, ठीक है? नहीं तो यहीं से ऑनलाइन मुक्का मारूंगा मैं, सच बता रहा हूँ। मेरी आर्ट का मजाक नहीं उड़ाने का। डोंट टेक माई आर्ट इनटू हल्का, ठीक है? अदरवाइज़ मैं AI का इस्तेमाल करके अच्छा वाला आर्ट बना के दिखाऊंगा अभी।
तो चलिए ठीक है भाई। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म आ चुका है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक बा, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए ठीक है। अब इसमें से किसने भाई आंसर जो है गूगल करके बताया और किसने खुद से बताया, ज़रा ये भी बता दीजिएगा ईमानदारी के साथ। तो क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है, आप सबके फ़ोन की स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, तो देखते हैं कौन अपने से ईमानदारी के साथ बताता है। आप सबका फ़ोन जो मैं हैक करके बैठा हूँ, सब दिख रहा है यहाँ पे, कौन गूगल करके आ रहा आंसर। चलिए, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म भाई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बड़ी संस्थान है जो कि रिटेल पेमेंट के लिए काम करती है भारत के अंदर या देश के अंदर। तो एनपीसीआई इज़ द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज इंडियाज़ रिटेल डिजिटल पेमेंट्स। एनपीसीआई भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान प्रणालियों को संभालने वाला संगठन है। क्लियर है? और इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं ये मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंडर में कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते हैं इस चीज़ को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो कुछ डिटेलिंग्स जान लेते हैं इस एनपीसीआई के बारे में। तो इसको फाउंड किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा, आईबीए। तो आरबीआई और आईबीए मिल करके इस संस्थान को बनाती हैं। इनका मेन गोल क्या होता है, मतलब मुख्य पर्पस क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है? सिक्योर और रोबस्ट डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर को कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश करना। अब एक नया वर्ड यहाँ पे आपको मिला होगा, रोबस्ट। सिक्योर तो समझ में आता है सर, बट ये आपने नया वर्ड कहाँ से लेके आए हैं, रोबस्ट। तो कभी क्या आप लोगों ने बाउंसर्स देखे हैं? बाउंसर्स जो एकदम से बढ़िया से डोले सोले बना करके घूम रहे होते हैं, है ना? नेताजी के बगल बगल घूम रहे होते हैं, प्रधानमंत्री के बगल बगल घूम रहे होते हैं, या फिर आपने देखा हो किसी सेलिब्रिटी के अगल बगल होते हैं, बढ़िया सा बॉडी वाडी बना के रखे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, अगर इसको पर्सन के केस में समझा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की बात करते हैं, अगर रोबस्ट वर्ड का मतलब आप समझे तो। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम यहाँ पे अपने डिजिटल पेमेंट के सिस्टम में अगर समझें, इसकी मीनिंग निकालें, तो रोबस्ट डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि भैया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है इसके द्वारा। तो रोबस्ट का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग। तो जिनको नहीं पता है तो वो भैया यहाँ पे इसकी मीनिंग लिख लेंगे, क्योंकि बाद में अगर भूल गए तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो सिक्योर, सुरक्षित और एक मजबूत डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है ये एनपीसीआई। अब उम्मीद करता हूँ भैया समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया जाता है 11 अप्रैल 2016 में। तो 11 अप्रैल 2016 को इसको एज आ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर रघुराम जी राजन। ये कौन है? आरबीआई के गवर्नर। तो उस समय पे आरबीआई के गवर्नर आपके हुआ करते थे डॉक्टर रघुराम जी राजन। तो इनके द्वारा 11 अप्रैल 2016 को इसे एज आ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया एनपीसीआई को। ठीक है? तो इस सर्विसेज जैसे कि डेवलप की गई भाई यूपीआई हो गया, एईपीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, रुपे हो गया, बीबीपीएस हो गया, एनएससीएच हो गया। तो इस प्रकार की सर्विसेज इसके अंडर में आती हैं, ये सारी चीज़ें काम होते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या है भैया, इसको किन दो बॉडी के द्वारा इसको बनाया गया, फाउंड किया गया? तो आरबीआई और आपका आईबीए, ये आप याद रखिएगा। इसका मेन पर्पस क्या है? एक सिक्योर और एक स्ट्रॉन्ग पेमेंट सिस्टम को कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश करना इनका मेन उद्देश्य है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कब इसको लॉन्च किया गया ये याद रखिएगा, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो ये आप याद रखिएगा। तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए भाई। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, और इसके अंडर में कौन कौन सर्विसेज डेवलप की गई हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता दी गया है। यूपीआई हो गया, एईपीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, रुपे हो गया, बीबीपीएस हो गया, एनएससीएच हो गया। इसमें से कई सारे जो हैं आप आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक? तो यहाँ तक ऑल क्लियर? रॉयल प्रागे जी का कहना है स्विफ्ट बता दीजिए सर एक बार फिर से। देखिए भाई, स्विफ्ट में कुछ नहीं है। जैसे भारत के अंदर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब पैसे भेजते हैं तो आपका
IFSC वर्क कर रहा होता है। तो वैसे अगर आप इंटरनेशनल, ये तो हो गया कंट्री के अंदर पैसे भेजना, जब आप इंटरनेशनली इंटर बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय पे आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आपका IFSC कोड होता है वैसे आपका स्विफ्ट कोड भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी यहाँ से वहाँ के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए। इस भारत के अंदर IFSC ज़रूरी है एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, वैसे स्विफ्ट भी करता है, ठीक है। तो भाई RBI का हेड ऑफिस मुख्यालय मुंबई में है। हाँ जी, करेक्ट आंसर। तो रॉयल प्रयाग जी का आंसर आ चुका है, मारिया फातिमा जी का भी आंसर आ चुका है। चलिए, इसका मतलब यही कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अगला टॉपिक हमारा है UPI। UPI सबसे पहले तो भैया ये NPCI के अंडर में काम करता है। NPCI द्वारा ये मैनेज किया जाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग हमेशा UPI से पेमेंट करते रहते होंगे या फिर करते हैं, ये रिसीव करते हैं। अब उसी UPI के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो UPI मतलब UPI इज़ अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम अलाउविंग इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र वाया VPA। VPA मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जब आप UPI से पेमेंट कर रहे होते हैं तो ये रियल टाइम पेमेंट का मतलब है कि आप तुरंत के तुरंत इधर से पेमेंट करते हैं, सामने वाले के अकाउंट में पैसे रिसीव भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि भैया आपने इधर पेमेंट किया 1 घंटे बाद पेमेंट रिसीव हो रहा, आधे घंटे बाद रिसीव हो रहा, ऐसा नहीं होता है। आप इधर से पेमेंट करते हैं, सामने वाले के पास जो आप स्पीकर रखा होता है स्कैनर वाला, वो तुरंत बोलता है 50 रुपया फ़ोनपे पे प्राप्त हुआ, ऐसे बोलता है ना। हाँ जी, फ़ोनपे में तो आपके अमिताभ बच्चन जी भी बिक्री करते हैं। फ़ोनपे पर 50 रुपया प्राप्त हुआ, देवी और सज्जनों आपका धन्यवाद, ऐसे करके बोलते हैं वो। तो ऐसे हम लोग भी सीख लेते हैं। तो रियल टाइम में ही पेमेंट स्ट्रक्चर को ये इस्टेब्लिश करता है। और ये VPA क्या है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अब देखो, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का मतलब है या तो भैया वहाँ पे आप UPI नंबर का इस्तेमाल करते हैं या QR कोड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पेमेंट एड्रेस है ये वर्चुअली क्रिएट किया गया है, ठीक है। ओरिजिनल एड्रेस क्या है? आपका अकाउंट नंबर और आपका वो अकाउंट होल्डर का नाम, बट वहाँ पे आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर स्कैनर के थ्रू आप पेमेंट करते हैं और उसी को बोला जाता है VPA। इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा भाई, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। किसका फुल फॉर्म? VPA का फुल फॉर्म। तो VPA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो UPI का ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिससे आप तुरंत फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत। मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? NPCI के द्वारा। रिक्वायर्स ओनली VPA, यही मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ VPA की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे krishna@UPI, है ना। आज के टाइम पे तो आपका भाई फ़ोन नंबर ही UPI ID है, तो आप अपने फ़ोन नंबर को भी एज अ UPI एक्टिवेट कर सकते हैं, और चाहें तो आप अपने Gmail ID को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ लोगों का UPI ID होगा भाई, आपका फ़ोन नंबर @YBL लिखा होगा, @HDFC लिखा होगा, बैंक का नाम लिखा होगा। तो तरह तरह के आप UPI IDs को एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक ही बैंक का नहीं, आप कई सारे बैंक के UPI ID भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये चीज़ भी पॉसिबल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर डे लिमिट कितनी होती है भाई? तो 1 लाख रुपया आप पर डे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस UPI का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अब 1 लाख से ज़्यादा अगर सर ट्रांसफ़र करना हुआ तो क्या करेंगे? तो भाई उसके लिए दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, उनका आप इस्तेमाल करें सिक्योरिटी एक्सप्रेस पैसा भेजने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपया तक का पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एक UPI के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में देखो वही से दिया गया है, यूजिंग गूगल पे टू ट्रांसफ़र 500 रुपया टू योर फ्रेंड्स VPA। अगला आपका है AEPS। AEPS का फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अच्छा, आपने देखा होगा गांव में या फिर कस्बों में भी आपने देखा होगा, शहरों में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं सर ना, वो बैंक जाते हैं, बैंक तो जाते ही नहीं है ना, ATM जाते हैं, वो सीधे अपना आधार कार्ड उठाते हैं और साइबर कैफ़े चले जाते हैं, वहाँ से पैसा निकलवा के चले आते हैं अपना बायोमेट्रिक करवा करके। तो किस के थ्रू निकलवाते हैं? क्या ऐसा सर्विस है सर?
तो भैया देखो बैंक के द्वारा ये AEPS नामक सर्विस चलाई जाती है, जहाँ पे आप अपना आधार फिंगरप्रिंट की मदद से बैंकिंग सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो AEPS अलाउ कस्टमर टू एक्सेस बैंक सर्विसेज यूजिंग आधार नंबर एंड फिंगरप्रिंट्स। भी देखो आप आधार नंबर वहाँ पे एंटर करेगा, वो आपके पास जो साइबर कैफ़े जहाँ भी आप जाते हो, वैसे तो साइबर कैफ़े वाले क्या वो आपके बैंक मित्र होते हैं जो कि बैंक से अटैच होते हैं, बैंक से जुड़े होते हैं। ठीक है, मिनी ब्रांच भी आप लोग बोलते हैं। तो उनके पास जब आप जाते हैं तो आधार नंबर बताते हैं, वो आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं, उसके साथ ही वो आपको कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जिससे बैलेंस की इंक्वायरी करना तो आप ये जान सकते हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कैश विड्रॉ करना है तो आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आप फ़ंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये सारे काम करते किसके वजह से हैं, बैंक मित्र या फिर आपका माइक्रो ATM बेस्ड होता है। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम्पल, कस्टमर विड्रॉ 1000 एट विलेज शॉप यूजिंग आधार। तो आधार का यूज़ करते हुए मान लीजिए कोई एक कस्टमर है जो कि 1000 रुपया विड्रॉ करता है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ पर डे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आपका AEPS के बारे में। ये आपका एक पेपरलेस कार्डलेस पेमेंट सिस्टम को, तो हम सबके बीच में देखो भाई हम सबका प्यारा सा कोको भी आ चुका है पढ़ाई करने के लिए, जो कि एकदम कॉपी और पेन लेकर के बैठा हुआ है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा बट वो पढ़ रहा है, नोट भी कर रहा है साथ के साथ। तो कम से कम आप लोग खुद से नहीं तो कोको से ही सीख लीजिए, है ना। तो हम सबका प्यारा स्टूडेंट यहाँ पे कोको है, जो कब से स्टार्टिंग से बैठ करके पढ़ रहा है। और वो सिर्फ IT ही नहीं पढ़ता है, साथ के साथ वेब पढ़ता है, IoT पढ़ता है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ता है। और आप लोग भी इससे मोटिवेशन लीजिए, पॉजिटिविटी में आइए, नहीं तो कोको आपका टॉप कर जाएगा, आप लोग पीछे रह जाओगे भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सबको भाई ऑल क्लियर है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए जल्दी से, फटाफट थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला टॉपिक आपका है USSD। अब ये तो आपको लग रहा है कुछ तो सुना सुना लग रहा है सर USSD के बारे में। SSD नहीं, USSD फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। देखो भाई फुल फॉर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद रखिएगा सभी का। ठीक है, अब देखो अगर इसको इन शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ तो ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू जब आपको पेमेंट करना होता है तो कोई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कोई भी भैया विदाउट इंटरनेट के अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये USSD का इस्तेमाल करना होगा। और कैसे होता है, यहाँ पे आपको एक कोड मिलता है, इस कोड को आपको अपने डायल पैड पे रन करवाना होता है। पहले आप लोग भी ऐसे कुछ कोड्स याद आ रहे होंगे, *123#, ऐसा कोड आप लोग रन करवा के आपका रिचार्ज की वैलिडिटी वगैरह चेक करते रहे होंगे पहले के टाइम पे। मेन्यू बेस्ड सर्विस ये प्रोवाइड करता है USSD। ठीक है, कैसे सर्विस, मेन्यू बेस्ड सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। तो आइए अब जान लेते हैं। USSD पुराने मोबाइलों में कुछ इस प्रकार का आपका कोड होता है, जिसमें स्टार और नंबर होते हैं और हैशटैग होता है, डायल कर बिना इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देता है। तो अलाउ बैंकिंग थ्रू फीचर्स फ़ोन विदाउट इंटरनेट यूजिंग दिस टाइप ऑफ USSD। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं भाई। ये काम करता है, टोटल 12 भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश को इंक्लूड करते हुए। तो 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये काम कर सकता है, सपोर्टेबल है, कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर डे आप 5,000 रुपया भेज सकते हैं और साल भर में आप 50,000 रुपया भेज सकते हैं। तो एनुअल लिमिट है 50,000 रुपया, और पर डे मतलब एक दिन में आप जो है 5,000 रुपीज़ भेज सकते हैं। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई मोबाइल इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। याद रखिए कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट टूल्स विच डोंट नीड टू मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटी। समझ में आया?
तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए USSD। ऑल क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल भी इसी चीज़ को लेकर के बताया गया कि आप कीपैड को फ़ोन में देखो, इसका इस्तेमाल वही करता है जिसके पास अच्छा वाला मतलब बड़ा वाला फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, जिसके पास चाल दूरभाष यंत्र है। स्मार्ट चाल दूरभाष यंत्र होता तो वो इसका क्यों इस्तेमाल करता। और फर्स्ट टाइम अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा, बैंक से कांटेक्ट करके इस सर्विस को इनेबल करवाना पड़ता है। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए पहली बार आपको बैंक जाना होता है, फिर वहाँ पे जाने के बाद ही आप जो है पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं घर बैठे सारी सर्विसेज को। NPCI का AEPS में क्या काम है? देखो, NPCI आपकी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UPI, AEPS इस तरह के जो आपके पेमेंट सिस्टम्स हैं इनको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, जितने भी आपके रिटेल पेमेंट वाली चीज़ें हैं, रिटेल पेमेंट मतलब खुदरा भुगतान, इन सबको मैनेज करता आपका NPCI ही है। एक बार वीडियो को प्ले बैक करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पहले अभी यहीं से कंटिन्यू कर लीजिए, क्लास एंड होने के बाद आप प्ले बैक करके जब देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो भाई, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसी में आता है आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हम लोग जो है बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ई वैलेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? ई वैलेट के बारे में। ई वैलेट है क्या? अच्छा, वैलेट आप लोगों ने सुन रखा होगा। वैलेट मतलब आपका बटुआ, बटुआ मतलब पर्स जिसको आप लोग बोलते हो, उसे वैलेट बोला जाता है ना। अब यहाँ पे ई लग गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वैलेट, एक ऐसा वैलेट जो डिजिटली अवेलेबल है आपके पास। देखो, आपका बटुआ खो गया तो पूरे पूरे पैसे चले गए, लेकिन आपका ई वैलेट कहीं नहीं जाने वाला है, वो आपके फ़ोन में डिजिटलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में है। तो आप इस ई वैलेट का भी इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ई वैलेट इज़ अ डिजिटल वैलेट दैट स्टोर्स कार्ड और बैंक इंफॉर्मेशन एंड इनेबल्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ये आपके कार्ड की डिटेल्स हो गया या फिर बैंकिंग डिटेल्स हैं, इनको स्टोर करके रखता है, और साथ के साथ ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को भी इनेबल करता है, मतलब फैसिलिटेट्स करता है। तो ई वैलेट एक डिजिटल पर्स होता है जिसमें कार्ड या बैंक की जानकारी स्टोर की जाती है और ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है इस ई वैलेट की वजह से। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आपका पहला है स्टोर मनी, ये पैसों को स्टोर करता है। सपोर्ट करता है क्यूआर कोड स्कैनिंग, क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे कुछ रिवार्ड्स भी मिलते हैं भाई, कुछ कैशबैक ऑफ़र भी आपको मिल जाता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कई तरह के आपको लॉयल्टी कार्ड्स यहाँ पे मिलते हैं, कूपन कार्ड्स मिल जाते हैं। तो इसी वजह से लोग जो है भाई यहाँ पे ई वैलेट का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पैसे स्टोर करता है, क्यूआर कोड को स्कैन करता है, रिवार्ड व कैशबैक भी देता है। कुछ आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट ई वैलेट प्लेटफॉर्म के नाम हैं, जैसे आपका पेटीएम हो गया, फ़ोनपे का वैलेट हो गया, गूगल पे का वैलेट हो गया, अमेज़ॉन पे हो गया, इसका वैलेट हो गया, मोबीक्विक एक वैलेट ये भी आपका है। तो ये तरह तरह के आपके ई वैलेट के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं थ्रू वैलेट, बटुआ के थ्रू, पर्स के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है यूजिंग फ़ोनपे का आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी आपका ई वैलेट को लेकर के। आप चाहे कहीं 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहें, सबसे पहले आपको अपने मेन अकाउंट से वैलेट में पैसे ऐड करने पड़ते हैं। आप एक बार वहाँ पे पैसे ऐड करके रख लीजिए, उसके बाद आपको जितना पेमेंट करना है, जहाँ भी करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है,
अगला टॉपिक आपका है पॉस, पॉइंट ऑफ सेल। अब ये पॉस क्या है, पॉइंट ऑफ सेल क्या है? सिंपल से अगर हम बात करें तो एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू पैसे का हम ट्रांसफ़र या फिर लेन देन करते हैं। पैसे को भेजना है या फिर रिसीव करना, एक ऐसा लोकेशन हो सकता है या फिर कोई डिवाइस हो सकती है, इसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। POS refers to the terminal or system used for merchants to accept payment from customers। POS वह टर्मिनल है या सिस्टम होता है जिससे व्यापारी ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिससे जो आपके बिजनेस पर्सन होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो हम जैसे कस्टमर से पेमेंट को रिसीव करते हैं। एग्जांपल दे दीजिए सर तो ज़्यादा अच्छा होता। कभी आपने मॉल में शॉपिंग किया होगा या फिर आप पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने गए होंगे या बड़ी दुकान पे कभी कुछ चीज़ ख़रीदने गए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक स्विप मशीन रखा होता है जिस पे आप लोग अपने कार्ड को स्विप करते हैं और पेमेंट इनिशिएट कर पाते हैं, मतलब पेमेंट आप उनको ट्रांसफ़र कर पाते हैं। या फिर आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा वो उनके पास एक स्कैनर रखा होता है जिस पे आप लोग अपना कार्ड भी लगा सकते हैं और चाहें तो वहाँ पे स्कैनर मिल जाता है, आप गूगल पे, फ़ोनपे या फिर UPI से किसी से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका पॉसिबल हो पाता है इसी POS डिवाइस की वजह से, इस POS सिस्टम की वजह से। कोको प्लीज़ कम इधर। कोको आपने नोट किया? देखो कोको सबसे प्यारा स्टूडेंट है, वो कब से बैठ के बेचारा नोट कर रहा है सारी सॉरी हर एक छोटी छोटी चीज़ें वो नोट करके चल रहा है साथ में। अब इसमें से आप लोग जो है नोट नहीं कर रहे हो ना, जो लेट करके पढ़ाई कर रहे हो पकौड़े खाते हुए, सीखिए आप लोग, कम से कम कोको से सीखिए। हाँ चलिए ठीक है। तो टाइप्स ऑफ POS की अगर हम बात करें तो देखो भाई, एक आपका ट्रेडिशनल स्विप मशीन हो गया, जो कि आपका पहले के टाइम पे स्विप मशीन जिस पे आप लोग कार्ड स्विप करते थे, स्विप करने के बाद पेमेंट कर पाते थे। अगला आपका है QR कोड स्कैनर। आज के टाइम पे आप देखते होंगे चाहे मॉल में हो चाहे पेट्रोल पंप पे देखा होगा आपने, QR कोड स्कैनर्स भी होते हैं जिनको आप स्कैन करके पेमेंट कर पाते हैं। या फिर आपने देखा होगा NFC इनेबल्ड टर्मिनल्स भी आपने देखे होंगे। अब देखो पहले के टाइम पे क्या होता है, जो आपका ट्रेडिशनल स्विप मशीन उसमें आपको कार्ड लगाना पड़ता था फिर वो स्विप होता था, लेकिन आज के टाइम पे आपने देखा होगा डिवाइसेस के पास सिर्फ कार्ड को ले जाना होता है, वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन की वजह से स्कैन हो जाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो वाईफाई सुविधा। समझ में आया? हाँ जी। तो ये है आपका NFC इनेबल्ड टर्मिनल, ये भी आपका एक टेक्नोलॉजी है, ये आपका वाईफाई एंड ब्लूटूथ होता है। ठीक, अब इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि सर इस डिवाइस में, इस सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो भाई देखो आपका एक मॉनिटर या टैबलेट होता है, एक बारकोड स्कैनर लगा होता है, एक आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड रीडर लगा होता है, उसके अंदर रिसिप्ट प्रिंटर होता है, कैश ड्रॉवर होता है और आपका POS सॉफ्टवेयर भी होता है जो पूरे सिस्टम को रन करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आपको ग्रॉसरी स्टोर यूज स्विप मशीन फॉर कार्ड पेमेंट्स। अगर आपको कार्ड से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, तो भैया वहाँ पे किराना की दुकान पे आपका स्विप मशीन रखा होता है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ई वैलेट और ये POS सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अब हमने ऊपर छोड़ रखा था कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में, तो चलिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए फटाफट स्पीड में। और देखिए भाई, आपके जो अभी फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक नहीं पता चला कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उन तक ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए कि क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल चुकी हैं 26 से, और आज आपका हो गया है लगभग 9 तारीख हो गया है। हर दिन 11:15 बजे क्लास की टाइमिंग रहती है भाई, तो कभी कभी लेट हो जाता है, जैसे आज टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस लेट हो गई हैं। ठीक है, और देखिए अगर आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह अगर आपको करना है, तो आप लोग को विज़िट करना पड़ेगा ऐप पे। प्ले स्टोर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे बघेल इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए, और उसके बाद वहाँ पे आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, फ्री मटेरियल में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग ऑफिस के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि कैसे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया।
अब ये कार्ड क्या होते हैं सर, कैसे इससे पेमेंट होता है? तो दो तरह के कार्ड होते हैं आपके, एक क्रेडिट कार्ड होता है, एक डेबिट कार्ड होता है। अब दोनों में अंतर क्या है भैया? देखो, जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है, जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है वहाँ पे आपके उधारी के पैसे होते हैं, मतलब कि आपका रियल अमाउंट नहीं होता, रियल मनी नहीं होता है। वो एक ऐसा मनी होता है जो कि जिस संस्थान का, जिस कंपनी का आपके पास कार्ड होता है, वो कंपनी आपका पेमेंट कर रही होती है, और एक टाइम लिमिट के अंदर ही आपको उसे वापस पेमेंट देना होता है। अदरवाइज़ आपको एक चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करने होते हैं। कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं, अगर सिंपल से वर्ड में बोला जाए कि आपका दोस्त चंगू है ना, और आप मंगू, आपका दोस्त चंगू और आप मंगू आप देखो, ये जो आपका दोस्त चंगू है या मंगू है, इसने बोला कि भैया मुझे आप जो है पैसे दे दो 5,000 रुपया, इसमें डॉलर पैसे रखे हुए हैं, मैं आपको 1 महीने के बाद वापस चुकता कर दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, चलो ठीक भाई मेरा फ्रेंड है, मैं इसको जो है पैसे दे देता हूँ, और इन्होंने जैसे बोला कि 1 महीने बाद वापस मुझे कर देंगे। तो आपने क्या बोला कि देख भाई मंगू, ये रहा आपका चंगू, चंगू मतलब आप, है ना, और आपका दोस्त मंगू जो पैसे लेने आया है। तो चंगू ने बोला देख भाई मंगू, अगर तू पैसे 1 महीने में नहीं लौटाया, 1 महीना 1 दिन भी हो गया, तो हम आपसे जो है 15% इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट मतलब ब्याज हम आपसे वसूलेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज हम लेंगे, कितना, 15%। तो ये आपने जो है पेमेंट के दौरान पे ये चीज़ें फ़िक्स कर दी हैं कि आपको कितना एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, 15% चाहिए अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे ही जो कंपनियां होती हैं जो पैसे देती हैं उधारी पे, वो भी क्या करते हैं, पहले से ही अपने सारे रूल्स और रेगुलेशन को बता के रखते हैं भैया कि अगर आप इस टाइम लिमिट के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर पैसे समय पे नहीं वापस करते हैं तो आपको इतना % एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, और वो डे बाय डे आपका एड ऑन होते चला जाता है। लेकिन जो आपका डेबिट कार्ड होता है, इसमें आपके खुद के पैसे होते हैं जो आपके खुद के अकाउंट में होते हैं। अगर आपके अकाउंट में ₹1,00,000 हैं तो आप उस ₹1,00,000 का यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। चाहे आप वापस उसको साल भर के बाद ला के वहाँ पर अकाउंट में रखिए, चाहे तुरंत के तुरंत 2 दिन के अंदर रख दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई, ऊपर से मैंने आपको समझा दिया है। तो हमारी चंगू और मंगू की कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में। तो भाई देखो, यहाँ पे सबसे पहले है आपका क्रेडिट कार्ड। अलाउ यूजर्स टू बारो मनी फ्रॉम द बैंक टू मेक परचेज एंड पे लेटर। ये क्या करता है, उपयोगकर्ता बैंक से उधार लेकर ख़रीदारी करता है और बाद में भुगतान करता है। मतलब ये हुआ कि जो यूज़र है, कहीं पे अगर उसको पेमेंट करना है तो उस समय पे वो उधार पैसे ले रहा होता है, चाहे वो बैंक से हो या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो जिसका उसके पास कार्ड है, और बाद में क्या करता है, उसको वापस उसको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि अगर मंगू ने चंगू से पैसा लिया तो बाद में उसे वापस करने पड़ेंगे, वो भी टाइम पे करने पड़ेंगे। दूसरा आपका है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है भाई, डायरेक्टली डिडक्ट मनी फ्रॉम यूजर्स बैंक अकाउंट व्हेन मेकिंग अ परचेज। जिस समय पे आप खरीदारी कर रहे होते हैं उस समय पे सीधे उपयोगकर्ता के बैंक खाते से पैसा कटता है। मतलब ये आपका रियल मनी होता है, जो आपके अकाउंट में वही खर्च हो रहे हैं। क्लियर है? तो भैया ये था आपका, देखो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में। थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। कुछ फीचर्स हैं आपके क्रेडिट कार्ड के बारे में और कुछ फीचर्स हैं आपके डेबिट कार्ड के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ मनी की अगर हम बात करते, पैसा आता कहाँ से है, तो सोर्स ऑफ मनी क्या है क्रेडिट कार्ड में, बारोड फ्रॉम बैंक, बैंक से उधार लिया जाता है यहाँ पे। और जो आपका डेबिट कार्ड होता है यहाँ पे स्वयं का बैलेंस होता है, मतलब खुद का अकाउंट बैलेंस होता है। जो आपके अकाउंट में अगर ₹1,000 तो आप उस ₹1,000 का यूज़ कर लीजिए, कोई आपको वापस पे करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेंडिंग लिमिट, अगर लिमिट की बात कर लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड में आपका भाई
क्या होता है, एक लिमिट होता है कि अगर आपके पास 50,000 रुपया का क्रेडिट कार्ड है कि आप 1 मंथ के अंदर 50,000 रुपीज़ खर्च कर सकते हैं उधार ले करके, तो आप उस 50,000 तक ही खर्च कर पाएंगे। 50,001 रुपीज़ नहीं खर्च कर सकते हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड से। तो अप टू क्रेडिट लिमिट, वो आपको एक क्रेडिट सीमा तक लिमिट होता है। लेकिन अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो वहाँ पे लिमिटेड टू अवेलेबल बैलेंस, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं उतना, जितना पैसा उतना लिमिट, बहुत पैसा बहुत लिमिट, कम पैसा कम लिमिट, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज की बात कर लेते हैं कि कौन सा एक्स्ट्रा मनी किस पे लगता है, तो भाई देखो, जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है वहाँ पे अगर देर करते हैं आप पैसे भुगतान वापस करने में तो आपको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है। तो चार्ज इफ़ नॉट पेड ऑन टाइम, अगर आप समय पे पैसे नहीं देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड की बात कर लें, नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज देना नहीं पड़ता आपको। क्लियर है। फिर बात करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री की, कि क्या भैया क्रेडिट हिस्ट्री पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या, इम्पैक्ट मतलब कुछ प्रभाव पड़ता है क्या। तो जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है वो आपका एक क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर रहा होता है, जिस पे अगर आप समय पे पेमेंट नहीं करते हैं तो एक प्रभाव पड़ता है, एक गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वहीं पे आपका डेबिट कार्ड है तो वहाँ पे कोई क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड नहीं हो रही होती, कोई स्कोर नहीं होता है, उस पर आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि भैया आपके वो खुद के पैसे थे। आप चाहे साल भर के बाद रखो या फिर ना भी रखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वहीं पे अब ये आपका दोस्त मंगू ने पैसे आपसे लिया था, आपका फ्रेंड मंगू ने आपसे पैसे लिए और उसने वादे के अनुसार 1 महीने के बाद अगर नहीं दिया और फिर भी आपने उस पर 50% का जिस एक्स्ट्रा मनी लगा रखा है, उसके बावजूद वो 6 महीने तक भाई मैं दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा करके कह रहा है, तो क्या आपसे वो दोबारा पैसे मांगेगा तो आप उसको पैसे देंगे, है ना। तो आप कहने के उसको दोबारा पैसे देने से 10 बार हो सकता है आप सोचें, और हो सकता है आप दे भी दें, ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ आपका क्रेडिट कार्ड में भी होता है कि आपका जब हिस्ट्री ख़राब हो जाता है तो इन फ्यूचर बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो भैया बैंक वाले बोलते हैं बेटा आपका जो है क्रेडिट हिस्ट्री स्कोर ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो आपको जो है लोन बहुत कम से कम ही मिल पाएगा। और वहीं पे अगर आप 50,000 का लिमिट था, आप हमेशा पैसा यूज़ करते हैं, समय पे पैसे दे देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक अच्छा खासा क्रेडिट स्कोर बन रहा है, और जब भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक वाले आसानी से आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार तो क्या होता है, बैंक वाले सामने से खुद आके बोलते हैं सर आप लोन लेंगे क्या, आप लोन ले लीजिए, ये ऑफ़र चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर की चीज़ें वो आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप जब पैसे यूज़ करेंगे तो उनके पैसे उनको समय पे मिल जाएंगे। समझ में आया? चलिए, तो एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूजिंग क्रेडिट कार्ड टू परचेज़ अ लैपटॉप ऑन EMI। तो आप लोग EMI पे लैपटॉप ले सकते हैं भैया क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हुए। तो ये थी कहानी आज का डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के, डिजिटल पेमेंट्स के टूल्स को लेकर के। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसके थ्रू कर सकते हैं, और NEFT क्या है, RTGS क्या है सर, IMPS क्या है सर, ये कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी भाई? तो क्लास एंड होने के बाद आप लोग बैक कीजिएगा, बैक करने के बाद दोबारा से वीडियो प्ले कीजिएगा, फिर आपको जब कमेंट वाला जो सेक्शन मिलेगा वहाँ पे आप लोग अपने फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का फीडबैक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है भैया। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो भी वहाँ पे आप सही सही जो भी चीज़ें हैं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं कि आप अच्छा लिख रहे हैं ख़राब लिख रहे हैं, जो भी रियल है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। हाँ जी, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई डाउट है तो भी आप लोग वहाँ पे पूछ लीजिएगा। तो अगर सबको क्लियर है तो एक बार यहाँ पे थम्स अप कर दीजिए, जिससे मैं क्लास यहाँ पे भाई एंड कर दूँ, और फिर आप लोग क्लास एंड होने के बाद बैक कीजिएगा, एक बार बैक करने के बाद दोबारा से प्ले कीजिएगा, फिर आपको जब कमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि ये जो आप लोग लाइव कमेंट में चीज़ें बताते हैं वो दोबारा हमें नहीं दिखाई पड़ती, तो बाद में हम आपके कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ लाइव तक ही रहती हैं, ठीक है। तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए अगर क्लियर हो चुका है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो कल क्लास में फिर हम इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसी में सारी चीज़ें हम जानेंगे कि कैसे आपका NEFT RTGS काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ सबको भाई क्लियर है यहाँ तक। ठीक है,
तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते भैया। सबको मेरी तरफ से टाटा बाबा एंड गुड नाइट, टेक केयर। रिवीजन करते रहिए सारी चीज़ें, और किसी कोई डाउट है, कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो प्ले बैक करके देख लीजिएगा, चाहे तो 1.75 की स्पीड में या 2 की स्पीड में आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाबा, गुड नाइट।